हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। आपके क्या है, बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था ये आज हमारी क्या है, सीडीपी की सेकंड क्लास है। क्या है आपकी सीडीपी की सेकंड क्लास है, ठीक है। कल हमारी फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताइए। देखिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कल हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या पढ़ा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था। ग्रोथ वो होता है जो क्या होता है, हमारे बाहरी आकार बढ़ता है, ठीक है। जैसे हमारी लंबाई हो गई, ठीक है, मोटाई हो गई, वजन हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा बढ़ता है। तो हमारा क्या होता है, वो हमारा ग्रोथ होता है। और हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया क्या है जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है। माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है और कभी न रुकने वाली प्रक्रिया आपका जो डेवलपमेंट है, विकास है, ठीक है। ग्रोथ है, ग्रोथ क्या है आपका, समय के साथ रुक जाता है। अगर जैसे कि अभी आप क्या है, लंबे हो, ठीक है, अभी छोटे हो, फिर क्या है लंबे हो गए, फिर क्या है एक समय के बाद जो आपकी लंबाई है वो रुक जाएगी, जो आपका मोटापा है रुक जाएगा, ठीक है, जो आपकी हाइट है सब रुक जाएगी। लेकिन जो हमारा विकास होता है, वो हमारा जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा नहीं रुकता है। ग्रोथ हमारा समय के साथ रुक जाता है। याद रखना, ग्रोथ क्या है आपका, समय के साथ रुक जाता है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा समय के साथ नहीं रुकता है। वो हमारे माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया आपका डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, देखो होता क्या है। देखो जैसे हमारा पहला है निरंतर विकास का सिद्धांत। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, निरंतर विकास। देखो निरंतर, अगर कोई भी चीज़ क्या है हम निरंतर करते रहेंगे, ठीक है। कोई चीज़ हमें अगर करना है निरंतर करने में, निरंतर क्या होता है, निरंतर कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। कभी, निरंतर मतलब निरंतर करते रहना। देखो निरंतर विकास के सिद्धांत में विकास निरंतर चलता रहता है। क्या है, विकास जो है निरंतर चलता रहता है, कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। देखो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, पर कभी कभी विकास कभी तेज हो जाता है तो कभी धीरे हो जाता है। निरंतर विकास के सिद्धांत में विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, ठीक है। यही मैंने आपको क्या बताया था, आपको डेवलपमेंट में बताया था। तो इसमें क्या है, आपका जो निरंतर विकास का सिद्धांत है ये क्या है, निरंतर आपका चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी तेज होता है, कभी धीरे होता है, ठीक है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा तो होता है ना, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ये तो होगा, लेकिन कभी नहीं रुकेगी आपकी प्रक्रिया। ज़्यादा कम होगी लेकिन रुकेगी नहीं, ठीक है। माँ के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। इसको हम क्या कहते हैं, निरंतर विकास की प्रक्रिया कहते हैं। सेकेंड हमारा है विकास क्रम का सिद्धांत। क्या है, विकास जो होता है वो हमारे क्या है, क्रम के अनुसार होता है, ठीक है। इसमें इसलिए इसका नाम है क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत। देखो विकास एक निश्चित क्रम में होता है। क्या है, निश्चित क्रम में। जैसे जन्म के समय बच्चा केवल रोना जानता है। क्या है, जन्म के समय बच्चा केवल क्या है, रोना जानता है। फिर 3 महीने बाद विशेष प्रकार की आवाज़ निकालने लगता है, ठीक है। अब आपको भी पता है क्या है, विकास हमारा क्रम के अनुसार होता है, सही बात है। जब बच्चा आपका जब बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा रहता है, तो क्या उसे सिर्फ रोना जानता है, ठीक है। उसको रोना आता है, वो कोई अलग क्रियाएं नहीं कर पाएगा। चाहे उसके अगर पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो, भूख लगी है, तो कुछ कह पाएगा नहीं, सिर्फ क्या है उसे रो के सारी अपनी जो एक्टिविटी है वो सारी रो के बताएगा, ठीक है। फिर 3 महीने बाद विशेष प्रकार की, फिर जाके जब 3 महीने का बच्चा होता है तब क्या है, थोड़ा आवाज़ निकालना शुरू करता है। 3 महीने में वह आनंद की ध्वनि निकालने लगता है। क्या है, तब वो ध्वनि निकालने लगता है। कुछ जैसे अगर कोई चीज़ उसे दिख रही है, उसे कोई चीज़ से खुशी मिल रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ उस चीज़ से हमें आनंद मिल रहा है, तो क्या है, तब उस प्रकार की थोड़ा रिएक्ट करने लगता है, थोड़ी ध्वनि निकालने लगता है। फिर जब 7 महीने का होता है बच्चा, 7 महीने में वह अपने माता पिता के लिए कुछ कुछ शब्द बोलने लगता है, ठीक है। जैसे जब 7 महीने का होता है ना, कुछ कुछ शब्द बोलने, जैसे माता पिता को जैसे माँ ऐसे बोलते हैं, पा, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोलने लगता है। तो क्या है, यही होता है, विकास आपका क्रम के अनुसार होता है, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है तो बोलना नहीं जानता, सिर्फ क्या है, रोना जानता है। 3 महीने का होता है तो ध्वनि विशेष प्रकार की निकालता है। 7 महीने का होता है तब कुछ कुछ शब्द आपके बोलने लगता है। तो आपका हो गया विकास क्रम का सिद्धांत। थर्ड हमारा है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। क्या है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। जो विकास होता है वो विकास की विभिन्न गतियाँ होती है। क्या है, भिन्न भिन्न गति होती हैं, ठीक है। देखो जैसे विकास विभिन्न गति में होता है। क्या है, विकास जो आपका है विभिन्न गति में होता है। जैसे जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है, क्या है, जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अगर लंबा पैदा होता है तो बड़ा होने पर भी लंबा रहता है। ये सही बात है। अगर आपका जब बच्चा जन्म ले रहा है तो अगर वो
जन्म लेते समय अगर बच्चा क्या है लंबा पैदा हो रहा है तो बड़ा होने पर भी वो लंबा रहेगा, अगर वह छोटा पैदा होता है तो बाद में भी वह छोटा रहेगा, ठीक है। अगर वह बच्चा आपका काला पैदा हो रहा है जन्म के समय तो बड़ा होने पर भी काला रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो गोरा हो जाएगा, अगर जन्म के समय वो गोरा है तो गोरा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जो क्या है कि विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत होता है, ठीक है। लंबा रहेगा तो आपका लंबा होगा, छोटा रहेगा तो छोटा होगा, ऐसी होता है। अगला हमारा है फोर्थ, एकीकरण का सिद्धांत। देखिए एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। एकीकरण के सिद्धांत में बच्चा अपने सभी अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। क्या है एकीकरण के सिद्धांत में? यह होता है पहले बच्चा क्या करता है, अपने सभी अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन भागों में एक ही करण करना सीखता है। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाता है। बच्चा पहले क्या करता है एकीकरण के सिद्धांत में, पहले एक चीज़, एकीकरण मतलब एक चीज़, पहले पूरे हाथ को क्या है, पहले बच्चा पूरे हाथ को चलाएगा, फिर क्या है उंगलियों को, ठीक है। पहले हाथ को चलाएगा, फिर क्या है धीरे धीरे उंगलियों को चलाएगा, उंगलियों के बाद फिर एक साथ क्या करेगा, हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखेगा। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पहले से ही आपका उंगली और हाथ दोनों एक साथ चलाना सीख लेगा, नहीं। पहले वो हाथ को चलाएगा, कोशिश करेगा, फिर क्या करेगा अपनी उंगलियों को चलाएगा, उंगलियों को चलाने के बाद फिर जाके आपका क्या चलाएगा, हाथ और उंगलियों को दोनों को साथ में चलाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एकीकरण का सिद्धांत हो गया। देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत आपको भी पता है, विकास की दिशा होती है, ठीक है। विकास कौन सी दिशा में आपका हो रहा है, तो आपका क्या है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विकास क्या है आपकी दिशा में होता है। कौन कौन सी दिशा में होता है, देखो विकास की दिशा के सिद्धांत में बच्चे का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। क्या है, बच्चे का विकास क्या है, सिर से, आपके सिर से पैर की दिशा में होता है। जब बच्चे की विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे क्या कहते हैं, मस्कुलोमुखी। देखा, इसको इंग्लिश में पढ़ना क्या है, सिफेलोकोडल, क्या कहते हैं, सिफेलोकोडल। और जब हमारा विकास क्रम क्या है, क्रम से मध्य शुरू होकर, क्या है, क्रम से मध्य, मध्य मतलब बीच से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो वह समीप, दूर, विमुख मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम याद करना। तो हम यह भी कह सकते हैं कि विकास क्रम में होता है। क्या है, पहले क्या होता है, जब बच्चा क्या है सिर से पैर की तरफ होता है तो क्या है आपका क्या है, सिफेलोकोडल होता है। और जब बच्चा क्या है विकास क्रम से मध्य से शुरू होता है, क्या है मध्य से शुरू होकर मतलब बीच से शुरू होकर आपका, जैसे कि बीच, जैसे आपका पेट हो गया नाभि की तरफ से, बीच से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे इसका एक यहाँ पर देखो एक फिगर है, देखो इसमें क्या है आपका, देखो इसमें क्या है, बच्चे कहाँ से विकास शुरू, ये देखो यहाँ सिर से शुरू है ना, यहाँ से आपके सर से शुरू होकर कहाँ से देखो बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। सर से शुरू है, फिर यहाँ से यहाँ पर आए, फिर बाहर की तरफ आए। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है आपके बीच से शुरू है, इसका बीच से शुरू है, तब जाके यहाँ के इसके हाथों पैरों में तब जाके हुआ है, तब जाके इसके बाहर की तरफ हुआ है, ठीक है। मध्य से इसका यहाँ बीच से शुरू हुआ, बीच से शुरू होने के बाद इसका यहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो बीच से शुरू होता है इसको दूर विमुख बोलते हैं, ठीक है, प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। इसको सिफेलोकोडल बोलते हैं जब क्या है आपका क्या है सिर से होता है। सिफेलोकोडल मतलब सिर से, याद करना, सिर से क्या है हमारा सिफेलोकोडल है। ये हमारे यहाँ शुरू हुआ सिर से, तब जाके आपके हाथों में यहाँ सब होगा, पैरों में यहाँ सब, फिर जाके तब जाके आपके बीच में होगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, अगला हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है। परस्पर संबंध के सिद्धांत में बालक के सभी विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, सभी पहलुओं में विकास का परस्पर संबंध होता है। क्या है, आपस में इन लोग को क्या है परस्पर संबंध होता है। चाहे आपका क्या बोलते हैं उसका, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, इन सब का क्या है आपस में कनेक्ट होता है, परस्पर संबंध होता है। जैसे बालक के शरीर का विकास होता है तब उनके ध्यान और केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या है, जब बालक के शरीर जैसे जैसे अब देखो इसमें क्या है आपस में दोनों मतलब तीनों इन वो क्या रहेंगे संबंध करेंगे। जैसे कि आपके जब बच्चा रहेगा उसके शरीर का जैसे जब विकास हो रहा है, शरीर का जब विकास हो रहा है तो उसके ध्यान में भी क्या है उसको थिंकिंग बढ़ेगी, ध्यान का भी वो केंद्रीकरण करेगा अपना, ध्यान के और केंद्रीकरण में भी और उसके व्यवहार में भी सब में क्या है परिवर्तन होगा, ठीक है। जब उसके शरीर का विकास होगा, ठीक है, शरीर का विकास के साथ साथ उसके बच्चा अच्छी थिंकिंग करेगा, सोचेगा, केंद्रीकरण करेगा, उसके व्यवहार में भी चेंजेस होगा। तो
तब हम कह सकते हैं साथ साथ उसके गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। क्या है, उसके गामक विकास भी होता है, जो मैंने बताया था मसल्स का, ठीक है। और भाषा संबंधी जब उसके तब क्या है, लैंग्वेज भी उसका डेवलपमेंट होता है। तो क्या होता है तब ये, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो इसका सिद्धांत होता है, परस्पर सिद्धांत, कि दो सब लोग क्या है, आपस में संबंध है इनका, ठीक है। अगला हमारा 7th है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखो क्या होता है, पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। देखो, बच्चे के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। क्या है, बच्चे के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे किसी बच्चे में विकास की गति तेज होती है। क्या है, आपको भी पता है क्या है, हर बच्चे में क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई बच्चा आपका मोटा है, कोई बच्चा आपका पतला है, कोई बच्चा आपका छोटा है, कोई बच्चा आपका नाटा है, ठीक है। तो सबके अंदर क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। किसी का दिमाग तेज है, किसी का नहीं तेज है, ठीक है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, कोई इस जाति का है, आपको भी पता है, कोई हिंदू जाति का है, कोई मुस्लिम का है, कोई ईसाई का है, ठीक है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है। किसी को पढ़ने का एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा मिलता है, पर्यावरण अच्छा मिलता है, किसी को नहीं अच्छा मिलता है, कोई अच्छे से पढ़ पाता है, कोई नहीं, मतलब बहुत तरीके के क्या है, बहुत तरीके के आपका डिफरेंसेस है, ठीक है, क्या विभिन्नताएं हैं। तो किसी बच्चे में विकास की गति कम होती है, वही ना, किसी बच्चे में क्या है, विकास की गति तेज होती है, किसी में कम होती है। देखो, बच्चों के विकास में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का परस्पर संबंध होता है। हेरिडिटी मतलब आपका अनुवांशिक, आपका अनुवांशिकता का, और आपका एनवायरनमेंट मतलब आपका पर्यावरण का, ठीक है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का परस्पर संबंध होता है। इन्हीं वजह से बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। क्या है, इन्हीं वजह से क्या होता है, आपका इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। जब आपका क्या है, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता और एनवायरनमेंट का दोनों का आपस में संबंध है। अगर देखो बच्चों को क्या है, अगर हेरिडिटी मतलब हेरिडिटी सही रहेगा और एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, दोनों का जब सही रहेगा तो क्या होगा, तब बच्चे का अच्छा विकास होगा। तो इसका क्या है, आपस में इन दोनों का संबंध है। देखो, 8th है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है, समान प्रतिमान के सिद्धांत में प्रत्येक जाति, चाहे वह पुरुष जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि संसार के प्रत्येक हिस्से में, देखो इसमें क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखो जैसे क्या होता है इसमें, समान प्रतिमान के सिद्धांत में प्रत्येक जाति, चाहे वह पुरुष जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, ठीक है। संपूर्ण जाति में क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, देखो कि बच्चे का विकास प्रतिमान एक ही है और उसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी आपका यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे कि इंडिया में बच्चा इंसान का ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। और अगर आप दूसरे कंट्री में चले जाओ, ठीक है, आपका अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो, कहाँ पर कहीं पर भी चले जाओगे, तो आपका जो बच्चा, इंसान का जो बच्चा रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, चेंजेस नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा उसके। देखो बच्चे के 2 पैर रहेंगे, 2 हाथ रहेंगे, 1 नाक रहेगा, 1 मुंह रहेगा, 2 आँखें रहेंगी, ठीक है। तो यही रहेगा, किसी कहीं पर भी चले जाओगे, मतलब समान प्रतिमान, मतलब समान का मतलब ये ना, समान ही रहेगा। अब गाय है, गाय आपकी यहाँ पर एक जैसी, मतलब यहाँ पर सेम है। अब किसी भी दूसरे कंट्री में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, किसी और भी स्टेट में चले जाओ, गाय ऐसी ही रहेगी, ठीक है। आपकी गाय ऐसी ही रहेगी, 2 एक उसकी पूंछ रहेगी, 2 उसके पैर, 4 उसके पैर रहेंगे, 4 उसके पैर रहेंगे, 2 उसकी सींगें रहेगी, ठीक है। गाय दूध देगी, उसके थन रहेंगे, तो ऐसे ही रहेगा सेम। किसी भी कहीं पर भी चले जाओ तो सेम ऐसे रहेगी, मतलब इसका समान प्रतिमान का सिद्धांत दिखा रहा है कि कहीं पर भी चले जाओगे समान ही रहेगा, ठीक है, कोई सा भी ले लो। 9th हमारा है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। क्या है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। देखो इसमें क्या होता है, बच्चे का विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। आपको भी मानना पड़ेगा कि हमेशा बच्चों का क्या है, विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेगा, नहीं, विशिष्ट सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ना कि विशेष से समान की ओर चलता है। जैसे उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। अभी बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, जब वो पैदा होगा तो ऐसा नहीं है पैदा होते ही वो दौड़ना सीख जाएगा, नहीं। जब पैदा होने के बाद पहले वो धीरे धीरे उठना सीखेगा। देखो यहाँ पे फिगर भी है, पहले क्या हो, धीरे धीरे बच्चा उठना सीखा है, उठने सीखने के बाद फिर क्या है, धीरे धीरे बैठना सीखेगा, बैठने सीखने के बाद तब जाके क्या है, धीरे धीरे आपका खड़ा होना सीखेगा, ठीक है। देखो इन खड़ा चलना सीख रहा है, क्या है ये, देखो ये अपने घुटने पे थोड़ा सा खड़ा हुआ है, चलने की कोशिश कर रहा है, फिर जाके तब क्या है आपका दौड़ना सीखेगा।
तो जो बच्चा होता है पहले छोटा होता है, पहले क्या है वो धीरे धीरे उठना सीखेगा, उठने की कोशिश करेगा, फिर उठते उठते क्या है तब वो बैठेगा, बैठते बैठते क्या है तब वो धीरे धीरे पहले अपने घुटनों पे आएगा, घुटनों पे अपने हाथों पे ऐसे रखेगा, फिर क्या है थोड़ा चलना सीखेगा, फिर जब चलने लगेगा फिर जाकर दौड़ना सीखेगा। तो क्या है इसमें क्या होता है प्रतिक्रिया होगा, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, अगला हमारा है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या होता है बालक का विकास ना केवल वंशानुक्रम के कारण होता है और ना ही केवल वातावरण के कारण होता है। ठीक है, बालक का विकास दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। सही बात है, वंशानुक्रम और आपका वातावरण दोनों के आपस में अंतःक्रिया के द्वारा होता है। देखो, बालक का विकास ना केवल बालक का विकास केवल आपका वंशानुक्रम से नहीं हो सकता, ना ही केवल वातावरण से होगा। एग्जाम में बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए जब भी आए तो आपको अलग से नहीं लगाना है, बस जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा दोनों के संबंध से होता है, दोनों का अंतःक्रिया से होता है, वही क्या है वही आपका आंसर वही सही होगा, वही आपको सही करना है। ठीक है, अगर आपका अच्छा आंसर नहीं रहेगा वंशानुक्रम तो आपका विकास तब भी नहीं हो पाएगा पूरे, अगर वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा बच्चों को तब भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो अगर दोनों आपस में संबंध रहेगा दोनों का, तभी क्या है आपका बच्चे का विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, अगला हमारा देखो क्या है, अगला हमारा है बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? देखो क्या होता है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो पहला हमारा है प्रसव पूर्व, क्या है प्री नेटल स्टेज। क्या है प्री नेटल स्टेज? ये क्या होता है 9 महीने या 280 दिन होता है। ठीक है, दूसरा आपका है शैशवावस्था। क्या है इन्फेंसी स्टेज, जन्म से 2 वर्ष का होता है ये है प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ये कितने साल का होता है 2 से 6 वर्ष का होता है। फोर्थ है आपका उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड स्टेज। क्या है 6 से 12 वर्ष होता है आपका। फिर आपका किशोरावस्था। क्या है एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या होता है 13 से 18 वर्ष का होता है। ठीक है, तो आपके ये स्टेज है, आपको इसको हम डिटेल में देखते हैं। आपका पहला क्या था प्री नेटल स्टेज, कितना होता है 9 महीने से 280 दिन। इन्फेंसी स्टेज जन्म से 2 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 वर्ष आपका। लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड स्टेज 6 से 12 वर्ष। और आपका एडोलसेंस ये 13 से 18 वर्ष हो गया। अब देखो इसको देखो, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है प्रसव पूर्व मतलब प्री नेटल स्टेज। देखो प्री नेटल स्टेज आपका क्या होता है 9 महीने या 280 दिन का। मैंने अभी बताया क्या है 9 महीने या 280 दिन का। इसमें क्या होता है प्रसव पूर्व अवस्था माँ के गर्भ से शुरू होती है। इस अवस्था में क्या होता है माँ के गर्भ से, जब बच्चा आपके क्या है बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब ये स्टेज आपका शुरू होता है प्री नेटल स्टेज। ठीक है, सेकंड है शैशवावस्था। देखो शैशवावस्था क्या है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है जन्म से 2 वर्ष, जब बच्चा जन्म लेता है तब से 2 वर्ष तक का। देखो इसमें क्या क्या होता है, पहला हमारा शैशवावस्था में सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। इसमें क्या होता है आपका इन्फेंसी स्टेज में कि इसमें सबसे तेज क्या होता है बच्चे का शारीरिक विकास होता है। ठीक है, शैशवावस्था में नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है। अब जब आपका बच्चा जब जन्म से लेकर 2 साल तक है उसमें नैतिक भावना पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी। इसमें नैतिक भावना आपकी नहीं पाई जाएगी। बच्चों को नहीं पता होगा क्या उसके लिए अच्छा है क्या उसके लिए बुरा है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है किसके साथ नहीं कैसा बिहेव करना है। 2 साल का बच्चा रहेगा, ठीक है 2 साल का बच्चा रहेगा, अब उसको थोड़ी ना पता है ये हम जैसे कि कोई उसके घर में मेहमान आ जाते हैं, कोई उसके घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उसको थोड़ी ना पता है कि क्या कहते हैं हाँ मेरे मेहमान है, तो ऐसे किसी के पास नहीं चला जाएगा। ठीक है, अगर वो कोशिश भी करेगा कि हाँ बच्चा मेरी गोद में आएगा तो क्या उसको चाटा मार देगा। ठीक है, क्या है चाटा मार देगा उसको गाल पे, उसको नैतिक का अभाव रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चे पूरी तरह से माता पिता पर भी निर्भर रहते हैं। क्या है सही बात है, बच्चे क्या है आपका इन्फेंसी स्टेज में इसमें बच्चे पूरी तरह से आपके माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे शब्दों को बार बार दोहराते हैं। क्या है बार बार दोहराते हैं, बार बार रिपीट करते हैं शब्दों को। शैशवावस्था में बालक में स्व प्रेम की भावना पाई जाती है। क्या है इसमें इस स्टेज में आपके इन्फेंसी स्टेज में बच्चे में स्व प्रेम की भावना पाई, मतलब बच्चे खुद से स्व प्रेम मतलब खुद से अपना प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, बस मुझसे अच्छा कोई नहीं है। ठीक है, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे पापा से अच्छा कोई नहीं है, मेरे मम्मी से अच्छा कोई नहीं है, और मेरे जो उसकी ड्रेसेस होती हैं, जो उसके खाने की चीज़ें होती हैं, उसके खिलौने होते हैं, उससे बस यही होता है
हाँ मेरी चीज़ें सारी अच्छी है, बस खुद से वो प्यार करता है, बस को दुनियादारी से उससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया क्या सोच रही है क्या नहीं, दुनिया कैसी है उससे कोई मतलब नहीं है बस। इसी अवस्था में बच्चों के अंदर संवेग भी पाए जाते हैं। आपको पता है इसी अवस्था में क्या है, संवेग। इसी अवस्था में बच्चा रोना, हंसना, बोलना सब क्या है, रोएगा। इसी अवस्था में आपका 2 साल क्या है, रोएगा भी, ठीक है, अपनी 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 क्रियाएं युक्त करेगा, गुस्सा भी करेगा, ठीक है, कोई चीज़ उसे बताना हो तो रोएगा। तो क्या है, संवेग भी इसी अवस्था में आपके पाए जाते हैं आपके इन्फेंसी स्टेज में। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, अधिगम विकास की अवस्था इसमें तेज होती है। सही बात है। इसमें क्या होता है आपके इस स्टेज में, जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है इसमें तेज होता है। आपका मानसिक विकास, बच्चों का जो आपका मानसिक विकास होता है तो बहुत ही तेज चलता है, ठीक है। कोई चीज़ जो होता है ना बच्चे के माइंड में जल्दी से आ जाती है, बच्चे इसमें जल्दी कैच कर लेते हैं चीज़ों को। और अधिगम विकास भी बहुत तेज होता है इसमें। हमारा अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसमें क्या होता है, ये बच्चा कितने साल से कितने साल तक होता होगा, 2 से 6 साल तक का क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल तक बच्चा होता है। देखो इसमें क्या है, पहला हमारा है प्रारंभिक बाल्यावस्था को टॉय एज कहा जाता है। टॉय एज मतलब खिलौने की अवस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो आपके 2 से 6 साल तक बच्चे रहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में, इसमें क्या होता है, बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। क्या है, आपके बच्चे 2 से कितने साल का रहेंगे, 2 से 6 साल का रहेंगे। जब 2 से 6 साल का रहेंगे तो इसमें बच्चे क्या है, खिलौनों से तो खेलेंगे, बच्चे ही रहेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था को भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण माना जाता है। इसमें क्या है, भाषा अर्जन, इसमें बच्चे क्या है, भाषा को जल्दी अर्जित कर लेते हैं। मतलब इसको ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। कौन से, 2 से 6 साल। भाषा अर्जन क्या होता है, मैंने आपको जब हिंदी का टॉपिक करवाई थी तो मैंने आपको भाषा अर्जन बताया था। भाषा अर्जन वही होता है ना, जो बच्चे क्या है, भाषा अनुकरण करके, अपने घर वालों का अनुकरण करके, नकल करके जो प्राकृतिक रूप से सीख जाते हैं, ठीक है, अर्जित खुद ही अर्जित करते हैं, वही क्या होती है, हमारी भाषा अर्जन होती है। तो इस अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है आपके 2 से 6 साल की अवस्था में, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता भी हुआ, मैंने बताया था क्या है, अनुकरण के द्वारा। क्या है, अपने परिवार में, अपने समाज में जैसे बच्चा देखता है, जैसे लोग कैसे बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को, हर एक चीज़ों को ना, हर एक एक्टिविटी को देखता रहता है, तो उसी हिसाब से क्या है, अनुकरण करके सीखता है, मतलब नकल करके सीखता है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं क्या है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा पाई जाती है। कि जिज्ञासा क्या है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा पाई जाती है इसमें, उनमें जिज्ञासाएं ज़्यादा रहती है, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कोई चीज़ करना हो, ठीक है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं उठती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। क्या है, बच्चा इस अवस्था में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी रहती है कि हाँ हर एक चीज़ को क्या है टाइम पे करना है, मतलब उसके अंदर फुर्ती रहती है, कभी थकता नहीं है। अगर आप कोई काम करोगे ना, जैसे कि अभी आप लोगों को कोई काम करोगे थक जाओगे, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर बच्चों को कोई काम कह दो ना, अगर रनिंग कुछ भी करने को कह दो ना, बच्चे इसमें थकेगा नहीं, बिल्कुल एक्टिव रहेगा इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम खेलता है और इसमें भाग लेता है। क्या है, इसमें इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे कल्पनाशीलता वाले गेम खेलते हैं, ठीक है, और इसमें क्या, उसमें भाग भी लेते हैं। तो आपका क्या हो गया, अर्ली चाइल्डहुड हो गया, जो 2 से 6 साल तक होता है। अगला हमारा है उत्तर बाल्यावस्था। देखो बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड स्टेज। ये कितने साल से होता है आपका, 6 से 12 साल तक का होता है। देखो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर क्या होती है, स्फूर्ति ज़्यादा रहती है। क्या है, स्फूर्ति ज़्यादा रहती है इसके अंदर, 6 से जो 12 साल तक आपके बच्चे रहते हैं। इस अवस्था में बच्चे के अंदर संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। क्या है, संग्रहण, कोई चीज़ों का क्या है, संग्रहण करना हो, ठीक है, संग्रहण करना हो, उसको संग्रहण करके रखना हो, इसमें ज़्यादा प्रवृत्ति विकसित होने लगती है कि कौन सी चीज़ों को कैसे संग्रहण करके रखना है, कैसे क्या करना है। तो इसके अंदर आपके 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो लेटर चाइल्डहुड बच्चे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था को आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। अब आपको पता है, जब बच्चे 5 साल के बाद क्या है, आपके स्कूल जाते हैं, जब 6 साल में आते हैं तब आरंभिक, तब इनकी शुरुआत होती है स्कूल जाने की, ठीक है। क्या है, इसी में आरंभिक मतलब शुरुआत, जब इनकी स्कूल जाने की शुरुआत होती है बच्चे, तब जाके अपने स्कूल में पहला कदम रखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन विकसित होने लगता है। क्या है, इनमें तार्किक मतलब तर्क करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, थिंकिंग ज़्यादा बढ़ने लगती है इन बच्चे में कि हाँ ये चीज़ें कैसी हुई कैसी नहीं, तार्किक करने लगते हैं इस अवस्था में बच्चे, और ज़्यादा विकसित होने लगती है।
उत्तर बाल अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था को गंदी अवस्था, आपको पता है जब 6 से 12 साल के रहते हैं इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब आप लोग को भी पता है क्या है, शरारती बहुत होते हैं इस अवस्था में, ठीक है। किसी के ये स्कूल में जाना क्या है, किसी के बैग से टिफिन ले लेना खाना, किसी की पेंसिल तोड़ देना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, किसी से मार पीट के घर चले आना, ठीक है, किसी को कुछ कह देना, ठीक है। तो ये क्या है, इसको गंदी अवस्था भी कह सकते हैं। कहीं पर भी जा रहे हैं खेलने, कीचड़ में खेल रहे, कीचड़ में से खेलते खेलते ऐसे घर आ गए हैं, और फिर क्या है इसको, इसलिए इसको गंदी अवस्था कहा जाता है। उत्तर बाल अवस्था को खेल की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में क्या है, बच्चे को खेल की अवस्था में कहा जाता है। याद रखना, जो अभी आपका 6 साल तक था, 2 से 6 साल तक था, उसमें क्या था, उसमें बच्चे टॉय मतलब खिलौनों के साथ खेलते थे, टॉय एज, उसको टॉय एज कहा जा सकता था। लेकिन इसको क्या है, इसमें बच्चा टॉय के साथ नहीं खेलेगा आपका, क्योंकि ये 6 से 12 साल का हो गया, बड़ा हो गया है बच्चा, ठीक है। उत्तर बाल अवस्था को खेल की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे टोली भी बनाते हैं। क्या है, टोली मतलब समूह। इस अवस्था में क्या है, बच्चे आपके टोली बनाते हैं, समूह बनाते हैं, ठीक है। उसमें फिर अपने गेम खेलते हैं और कोई से भी डिस्कशन करने को कह दे, इसमें करते हैं। इसे जीवन का सबसे अनोखा काल भी कहा जाता है। क्या है, इसको अनोखा काल, यूनिक पीरियड, ठीक है। क्या है, इसे जीवन का सबसे क्या है, यूनिक पीरियड भी कहा जाता है इसी अवस्था को, जो आपके 6 से 12 साल तक आपके बच्चे रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा है किशोर अवस्था। क्या है आपका, अडोलसेंस। अडोलसेंस क्या होता है, देखो ये आपका 13 से 18 साल तक होता है, ठीक है। देखो किशोरावस्था में बालक का सामाजिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास पूरी तरह से हो जाता है। क्या होता है, किशोरावस्था में बच्चे का जो होता है मानसिक विकास, आपका सामाजिक विकास, इसमें बच्चे का पूरी तरीके से हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका बच्चा क्या है, किशोरावस्था में आ गया, आपका अडोलसेंस हो गया है, बड़ा हो गया है। तो इसमें क्या है, विकास, आपके मानसिक विकास, शारीरिक विकास इसमें पूरी तरीके से आ जाएंगे। तनाव और परेशानी भी किशोरावस्था में आती है। आपको पता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा उसके अंदर तनाव आती रहती है कि हाँ ये चीज़ें कैसे होगी कैसे नहीं, बहुत सारी उसकी परेशानियाँ आती रहती है, उसके अंदर तनाव बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना विकसित होने लगती है। इस अवस्था में क्या होता है, आत्मसम्मान, ठीक है, कि हाँ मेरा भी कोई है, आत्मसम्मान है, मेरा भी कोई वजूद है। इसमें भावना, अगर जैसे कि कोई कुछ कह देता है, ठीक है, क्या है, कुछ कह देता है कि हाँ तुमसे ये नहीं होगा ये वो, तो उनके अंदर आत्मसम्मान आ जाता है कि हाँ मुझे कोई कैसे कह सकता है, मेरा भी तो कुछ आत्मसम्मान है, कि मुझे कोई ऐसे भी कैसे कोई भी कुछ भी सुना के चला जाएगा, नहीं मेरा भी तो कुछ आत्मसम्मान है, कुछ मेरा, तो ऐसे उनमें क्या है, आत्मसम्मान की भावना आने लगती है। किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। क्या है, इसमें आपके चेंजेस होते रहते हैं। आपको भी पता है क्या चेंजेस होने लगते हैं, मतलब कि सारे आपको मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बच्चों की आवाज़ इसमें चेंजेस होती है, ठीक है। बच्चे बड़े होते हैं, जैसे लड़के हो गए, उनके दाढ़ी वाड़ी आना, ठीक है, तो क्या है इसमें चेंजेस होते हैं। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। क्या है, इस अवस्था में आपका बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है आपको, ठीक है, याद रखना। क्या है, अमूर्त चिंतन इसी अवस्था में करता है आपका, किसमें, अडोलसेंस में करता है आपका। किशोरावस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, आपका गोल्डन एज कहा जाता है, याद रखना। किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था भी कहा जाता है। उथल पुथल, इनकी क्या होता है, किशोरावस्था में उथल पुथल, इनको क्या होता है, जब आपके अडोलसेंस में बच्चे आ जाते हैं तो अपने सोचने लगते हैं ना, कि थोड़े बड़े हो जाते हैं, अडोलसेंस में आ जाते हैं, तो सोचने लगते हैं कि हाँ हमें आगे अब क्या करना है, अपने आगे के बारे में सोचना होता है, कि अपने पूरी प्लानिंग करनी होती है पढ़ाई के बारे में, ठीक है। हमें 12th के बाद हमें ये करना है, हमें और करना है, हमें मतलब इस चीज़ की तैयारी करनी है। फिर तो अब जब छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, जब आपके 8वीं 10वीं, इनको तो मतलब कोई फ़र्क नहीं रहता कि हाँ इन्हें क्या करना है, मतलब अपने मज़े में खाते पीते रहते हैं, कि तब इन्हें कोई अपने करियर को कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन जब आपके 13 से 18 साल के बच्चे आ जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी क्या है, उथल फुथल की रह जाती है। सोचते रह जाते हैं कि अब हाँ मतलब हम 18 साल के हो गए, हमने अब 12th पास कर लिया है, 12th पास करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें आगे के बारे में हमें सोचना है, हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें जिम्मेदारियाँ भी उठानी होगी, अब हम बड़े हो गए। तो इसे क्या है, उथल पुथल की इनकी ज़िंदगी रह जाती है, ठीक है, जो आपकी, इसलिए इसको क्या कहा, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। अब देखो किशोरावस्था में विस्मलिंगी आकर्षण, इसमें क्या हो, विस्मलिंगी आकर्षण होता है। जैसे कि लड़का क्या है, लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है, और लड़की क्या है, लड़के के प्रति अट्रैक्ट होती है। दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे को जैसे कि एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, ठीक है। उन दोनों में आकर्षण होता है आपस में। तो उसको क्या, इसी आपको पता है इसी एज में होते हैं, जो आपके 13 से 18 के बीच होता है। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। क्या है, इसमें कल्पना की बहुलता होती है इस अवस्था में। देखिए
किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। क्या है इसको जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया इसको जीवन का कठिन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे को, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तब वो सोचने लगता है कि अब वो 18 साल हो गए, उसने 12th कर लिया है, अब उसको अपने आगे करियर के बारे में प्लानिंग करना है, आगे करियर के बारे में सोचना है, अब उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अगर वो नहीं पढ़ेगा, जैसे कि अब बच्चे 12th के बाद नहीं, कुछ ऐसे 12th में है, नंबर देखो 12th में रहता है, नंबर भी कम आ जाता है, तभी उसको सुनने को मिलता है कि हाँ तुम्हारे नंबर कम आ गए, ये है, तुम क्या करोगे क्या नहीं, आगे चल के तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, तुम तो अपने लाइफ के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो मतलब इधर उधर सुनने को मिलता है, ठीक है। तो अब समाज से भी सुनने को मिलेगा, तो क्या है, इसलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो बच्चे के जीवन यहाँ क्या होता है, उथल पुथल के रह जाता है। जीवन का कठिन सबसे काल आपको कौन से, आपको जो 18 साल 13 से 18 साल तक बच्चे होते हैं, इनको जीवन का सबसे कठिन काल इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि सारे चेंजेस आपके इसी अवस्था में होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें भी, क्या होता है, आकर्षण भी होता है, ठीक है, गोल्डन एज होता है, इसमें आत्मसम्मान की भावना भी विकसित, कि हाँ हमारा भी कोई आत्मसम्मान है, ठीक है। तो इसमें तनाव उनाव बहुत स्ट्रेस होता है इसी अवस्था में। तो आपका इस क्या होता है, आपका एडोलसेंस अवस्था होता है। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है आपका। और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगी, क्योंकि मैं क्या करवाऊंगी आपको, PYQ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। क्या है PYQ क्वेश्चन, अभी जो 2000 आपको पता है, मैंने भी कल वीडियो बनाई थी कि जो आपके उस पे आए हैं CTET.nic.in पर, कि क्वेश्चन पेपर आपके अपलोड हो गए हैं, और वो अपलोड हो गए हैं, आंसर की अपलोड हो गई है, ठीक है, जो Feb 2023 तक जो आपके एग्ज़ाम हुए थे। तो लेकिन आपका जो आंसर की है वो तो आपकी ओपन हो गई है, लेकिन जो आपके वो है क्वेश्चन पेपर है अभी आपके ओपन नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कोई इश्यूज आ रहा है, ठीक है, वो मतलब कि सर्वर डाउन चल रहा है, इसलिए यह सर्वर डाउन की वजह से नहीं, वो प्रॉब्लम ही उसमें फाइल में आ रही है, आपकी PDF में हो ही नहीं रहा है, किसी पे भी कर लो हो ही नहीं रहा है, चाहे आप कंप्यूटर में भी करोगे, फ़ोन तब भी हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, क्या पता रुक जाओ। अगर ना हो तो आप वहाँ पर एक नंबर दे रखा है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, चलो मैं इसके लिए वीडियो में कल पूरा फुल बना दूंगी आपको, कैसे क्या करना है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है CBSE वालों से, कैसे फ़ोन करना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कल मैं बता दूंगी, ठीक है। तो अगर जैसे कि आपको क्वेश्चन नहीं भी निकलते हैं तो कोई बात नहीं, जस्ट चिल, मैं क्या है मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन, जो भी Feb 2023 में आपके एग्ज़ाम खत्म हुए, ये सारे क्वेश्चन क्या है मैं करवाऊंगी आपको, अगर नहीं मिल रहा है आपको मेरे पास है, मैं सब करवा दूंगी, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू।